स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है बहू की कदर। तो हम शुरू करते हैं हमारी इस नई कहानी को। बस करो माँ, बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता जितनी आप अपनी बहू की कर रही हो। वाह बेटा, आज तेरे मुंह से भी जबान हो गई। तू भी सबके सामने अपनी माँ को बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे इसने भी? हाँ माँ, सिखा दिया। शांति देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सोहन अच्छी नौकरी करता था। वह अपने परिवार को लेकर मुंबई शहर में रहता था और छोटा बेटा मोहन वह घर पर ही रह गया। उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी, जिसके चलते वह घर पर ही खेतीबाड़ी का काम देखने लगा। शांति जी और उनके पति विकास जी छोटे बेटे के साथ ही गांव में रहते थे। विकास जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे, तो महीने की उन्हें भी अच्छी खासी पेंशन आ जाती थी। और मोहन खेती अच्छी खासी करता था, जो खुद ही करता था। खेती के भरोसे ही दो पैसे वह अपने पास भी रखता और घर का खर्च भी चलाता था। कभी भी विकास जी से पैसे नहीं लेता और वैसे भी विकास जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। आए दिन विकास जी और शांति देवी के खाने में नई नई फरमाइश जरूर होती थी। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज्यादातर वह लोग पूरी परांठे मसालेदार सब्जी पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू रीना बनाकर भी देती थी। मोहन और रीना दोनों ही विकास जी और शांति देवी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी शांति देवी कभी भी रीना के साथ खुश नहीं रहती थी। वह आए दिन बस अपनी बड़ी बहू रूबी के ही गुणगान गाती थी। वह कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। शांति जी की जो बहू सेवा करती, शांति जी उस बहू को थोड़ी भी कदर नहीं देती। और जो बहू साल में एक महीने के लिए आती, उसमें से भी 15 दिन वह मायके रहती, उस बहू के लिए शांति जी दिन रात चिंता करती। अगर शांति जी के कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि रूबी बीमार है, तो शांति देवी को लगता कि पूरा घर ही सर पर उठा ले। वह बार बार विकास जी को कहती, जरा सोहन को फोन लगाओ, पता तो करो कि बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहां कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा। सारा काम वह खुद ही घर का अकेली ही करती है। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे रुपए की जरूरत है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर मोहन और रीना दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कैसे माँ भैया और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वे लोग पैसे मांग ही नहीं रहे थे। और हम अगर कभी बहुत इमरजेंसी आ जाए और कुछ पैसे मांग भी ले, तो माँ तो ऐसे चिल्लाती है, ऐसे एहसान जताती है, जैसे मोहन से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में को और कोई हो ही नहीं सकता। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और साथ ही शुरू हो गई थी रूबी भाभी के आने की तैयारी। माँ जी रूबी भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिन के बाद रूबी भाभी भी आ गई। रूबी के सबके लिए रूबी कुछ न कुछ लेकर जरूर आई थी। शांति जी के लिए साड़ी, रीना के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और दो ननद थी, उनके लिए भी साड़ियां लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फोन करके डेट करने के लिए बुला लेती है। ननद भी आ जाती है। अब रीना का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। घर में इतने लोग जो इकट्ठा हो गए थे और करने वाली बस अकेली रीना ही थी, क्योंकि रूबी तो ऐसे आती जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल हो। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी शांति देवी उसे कोई काम करने देती और ना ही रूबी कोई काम करना चाहती थी। रूबी खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती, साथ साथ पीछे से दो नंदों को भी बुला लेती। दो दो ननद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती। बेचारी रीना का पूरा दिन किचन में ही लग जाता। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक दिन शांति देवी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ दाल चावल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं दाल चावल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर के कामों में ही लग जाता है।
आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से दाल चावल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हें एक काम बोल दिया तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक बड़ी बहू आई है, दो मेरी बेटी है, तीन लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगा देती हो। वाह भाई वाह, हमारे जमाने में तो 20-25 लोगों का खाना बनता था दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि किसी को कुछ कह दे या ना करे। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी बनाकर नहीं खिलाओगी। खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है? पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? शांति देवी तेज से चिल्लाने लगी। पूरा घर इकट्ठा हो गया। फिलहाल रीना सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही ठीक समझा और बैठ गई पूरी बोरी दाल चावल लेकर साफ करने के लिए। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। सारी दोपहर उसने पूरा दाल चावल साफ कर बोरी में बांध कर रख दिया। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब लगी हुई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब रीना खाली हो तब ही चाय बन पाए। सास की आवाज सुन जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह सबके लिए चाय बनाती है और साथ में वह रात का खाना भी बनाने लग जाती है। रात को सभी को खाना खिलाकर बर्तन साफ करके 11 बजे तक रीना फ्री होती है। सुबह के 7 बज चुके थे। अभी तक घर में कोई भी नहीं उठा था। शांति जी को चाय की लत लगी थी। वह 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो रीना उठी नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली थी। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा कि किचन बंद पड़ा था, वह बाहर से ही रीना को चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन रीना नहीं आई। तो रूबी चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। रूबी को किचन में जाता देख शांति देवी तुरंत रीना के कमरे में घुस जाती है। रीना को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती है, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा ही आराम कर रही हो। पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है। तुम्हें समय का ख्याल नहीं है? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है। बुखार है तो क्या सोने से ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं। इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो है नहीं कि दवाई हाथ में रखी जाएगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को देख लिया तो बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ, इतनी नाजुक शरीर है, थोड़ा सा दाल चावल क्या साफ कर दिया, बीमार हो गई। सब समझती हूँ, यह तुम्हारा नाटक है। जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। काम चोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज आई। शांति देवी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनका बेटा मोहन खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी रीना को छू करके नहीं देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही है। इसके बावजूद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हैं। माँ कितना बर्दाश्त करवाओगी? अब आप नॉर्मल बोलती तो चलता, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में भी तो मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी बड़ी जुबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दिया? यही कह रही हूँ कि 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई, जबकि तकलीफ थी तो दवाई खा लेती, अब तक ठीक हो गई होती। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से ही मतलब है, चाहे वह खुद में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ, तुम सौतेला व्यवहार क्यों कर रही हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती है तो तुम कितना परेशान हो जाती हो, और जब रीना बीमार पड़ गई तो तुम्हें वह नाटक लग रहा है।
उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। अब समझी मैं सारी बात। यह खुलकर बोलो कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। रूबी खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, एक वह दोनों है। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों को कलेजे पर सांप लेट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक तो इन दोनों से दूरी ही बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूं मैं रोज रोज की किचकिच से। रूबी ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह शांति जी को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन शांति जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट हुआ है, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी शांति जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी, लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी रूबी क्या बोले। शांति जी रूबी के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती है। रूबी जी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि शांति जी उसके साथ जाए। जैसे तैसे वह दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते सब रात को लेट सोते तो सुबह भी लेट ही उठते थे, 7 के आसपास। और 7 बजे ही शांति जी को चाय की लत लग जाती थी। और वैसे भी कहते हैं कि नई जगह तो नींद वैसे ही खुल जाए तो दोबारा नहीं आती है। शांति जी सुबह 5 बजे से उठकर चुपचाप बेड पर ही पड़ी रही। कहाँ जाएगी, 2 कमरों का घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे और एक कमरे में बच्चों के साथ शांति जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे, 7 बजे, फिर उनकी लत बढ़ती जा रही थी। रूबी अभी तक उठी नहीं थी। अंत में शांति जी रूबी को जगाने जाती है और कहती है कि बहू 7 बज गए, उठो और मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर दे दो। वह भी कहती है, क्या माँ जी, यह क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय की लत लग गई है तो आप चाय तो बनाकर पी ही सकती हो। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। यह गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुनकर शांति जी एकदम से हैरान थी। वह रूबी को ऐसे देखे जा रही थी जैसे बिल्कुल भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और उसी पल उनके आगे रीना का चेहरा भी नाचने लगा कि रीना में कभी भी ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बुरी तरह से मुझे जवाब दे। कितना कुछ उसे सुनाती थी। 7 बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी, फिर भी 1000 बातें जरूर सुनती थी। अपनी आदत के चलते शांति जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का मन नहीं हुआ था। पहले ही दिन उनका मन खराब हो गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ गई। पहले दिन में ही घर की याद आने लगी। रूबी करीब 8 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। सोहन भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे। रूबी सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने लगी थी और बेचारी शांति जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देख रही थी। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी शांति जी के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और सोहन नाश्ता करके चले गए। अब घर में रूबी और शांति जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर रीना शांति जी को नाश्ता भी करा चुकी होती थी, लेकिन यहाँ पर आज शांति जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी थी और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा चले गए। रूबी अपने घर की सफाई, किचन की सफाई, अपने कामों में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहा धोकर फ्री हुई तो उसने शांति जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रख दी और खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते शांति जी ने नाश्ता तो कर लिया,
अब रूबी घर का कुछ काम जो बचा था निपटाकर बोली, माँ जी मैं आराम करने जा रही हूँ, आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। माँ बोली, कोई काम नहीं, तुम आराम कर लो। रूबी फिर से अपने कमरे में चली जाती है और शांति जी फिर से अकेली रह जाती है। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजारी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले ही गुजार रही थी। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा था। थोड़ी सी चहल पहल हुई थी। फिर से वही शांति। यह शांति देवी जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा था, क्योंकि जो बहू गांव में उससे उनसे चिपक के मीठी मीठी बातें करती थी, वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतनी बिजी रहती कि उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। कुछ पूछने पर बस जवाब देकर रह जाती। तो जिसके पास शांति जी से बात करने का टाइम नहीं था, वह शांति जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बनाकर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। रूबी के साथ शांति जी यह सोचकर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेंगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक कर बातें करती थी। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है। वह अपने सास से बातें ही कर ले, और ना ही उसका यह रूप देखकर शांति जी की हिम्मत होती कि उससे कुछ कह भी दे। कहते हैं ना, जब सामने वाला कुछ ज्यादा उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज नहीं मिलती है तो वह बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से शांति जी टूट गई। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन कटे। तीसरे दिन से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। शाम को जब रीना का फोन आता है तो शांति जी जैसे ही फोन उठाती है, रीना कहती है, माँ जी आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज हो? हमसे बात भी नहीं करोगी? पूरे 2 दिन हो गए आपको गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल ही नहीं लग रहा। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि आप मुझसे फोन पर बात भी नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर शांति जी की आंखों में आंसू आ गए। तड़प उठी थी, धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम करो, मोहन को बोलो कि मेरा टिकट करवा दे 2-3 दिन के अंदर ही। मुझे भी वैसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यह कहते हुए शांति जी ने फोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता रुकी और फिर चल पड़ी अपने गांव, अपने घर, जहां पर उनका राज चलता था। जैसे ही वह घर आई, रीना को देखते ही उनकी आंखें झलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहू, दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। यह कहावत को तो मैं आज तक सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। रीना सब कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी वह पूछकर माँ जी का दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि चाहे जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें किसी के प्यार के, अपनेपन की जरूरत होती है, जो शांति जी को अपनी छोटी बहू रीना से मिला। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।